नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ में न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और जिससे भी मेरी वीडियो देखने में परेशानी आ रही हो, क्लियर ना आ रही हो, वो 360 मेगापिक्सल में देखें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है नया, विश्व के प्रमुख जीवों। विश्व के प्रमुख जीवों। तो विश्व के प्रमुख जीवों कौन कौन से होते हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। और जीवों कितने प्रकार के होते हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। जीवों होते क्या है ये भी देखेंगे, और जीवों की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले टॉपिक का क्या नाम है, विश्व के प्रमुख जीवों। विश्व के प्रमुख जीवों, ठीक है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विश्व के प्रमुख जीवों, जीवों बनते किससे है, यानी जीवों की परिभाषा क्या है। जो बायोम होते हैं उनकी परिभाषा क्या है। बायोम की परिभाषा होती है विश्व की प्रमुख वनस्पतियों तथा प्राणियों को सम्मिलित रूप से बायोम कहा जाता है। सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यानी कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। वनस्पति और प्राणी के कंबाइंड रूप को क्या कहा गया है, बायोम कहा गया है। एनिसेंट से प्रेजेंट तक, प्राचीन से और वर्तमान तक इस बायोम में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। इन बदलावों का प्रमुख कारण भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी तथा चक्रवात इत्यादि रहे हैं। इनके कारण इनमें काफी परिवर्तन देखने को मिला है। अब आगे करते हैं जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, जीवों के प्रकार, यानी किसके प्रकार, जीवों के प्रकार। जीवों कितने प्रकार के होते हैं, जीवों दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बायोम्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होगा आपका स्थलीय और दूसरा होगा आपका जलीय। दूसरा क्या होगा आपका, जलीय। तो दो हो गए, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। ठीक है, दो हमारे बारे में। स्थलीय बायोम में कौन कौन से आते हैं, जैसे वनीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम, घासीय बायोम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके स्थलीय। जबकि जलीय में कौन से आगे, सागरीय बायोम, अपरिशुष्क बायोम और स्वच्छ जल बायोम, यानी फ्रेश वाटर बायोम, इसमें इत्यादि प्रकार के बायोम आते हैं। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले किस पर चर्चा करेंगे, स्थलीय बायोम पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या रहेगा, स्थलीय बायोम। तो स्थलीय बायोम को देख लेते हैं। स्थलीय बायोम कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार देख लेते हैं। जैसे वनीय बायोम, घासीय बायोम यानी घास बायोम, फिर आता है आपका घास बायोम से आगे मरुस्थलीय बायोम, घास बायोम से आगे क्या आते हैं, मरुस्थलीय बायोम, और फिर आता है आपका टुंड्रा बायोम।
फिर आता है आपका टुंड्रा बायोम, यानी कि 4 प्रकार के बायोम आपके किसमें, स्थलीय में, वन्य बायोम, घासीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम और टुंड्रा बायोम। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे वन्य बायोम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वन्य बायोम। वन्य बायोम के अंदर भी पार्ट है, उन पार्टों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इन्हें चारों को अपनी कॉपी में डाल लेना। स्थलीय बायोम में कौन कौन से आगे, वन्य बायोम, घासीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम और आपका टुंड्रा बायोम। तो सबसे पहले फॉरेस्ट बायोम, इसमें क्या आएगा, फॉरेस्ट बायोम में इसमें हम पृथ्वी के आकृति को देख लेते हैं। मानकर चलो ये हमारी क्या है, पृथ्वी अर्थ है और इसे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या करती है, या भूमध्य रेखा, इसको क्या करती है, 2 भाग में विभाजित करती है। और ये किस पे, 0 अक्षांश पे, ये किस पे, 0 अक्षांश पे, यानी कि ये 2 भाग में विभाजित करती है। जब हम वन्य बायोम की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर का जो फर्स्ट वाला पार्ट आता है वो आता है विषुवत रेखीय बायोम। इसके अंदर वाला पार्ट कौन सा आता है, सबसे फर्स्ट वाला, विषुवत रेखीय बायोम। विषुवत रेखीय बायोम का जो फैलाव है वो आपका 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 अक्षांश तक, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 अक्षांश तक, यानी कि 10 अक्षांश तक किधर चलेगा, नॉर्थ में चलेगा, और 10 अक्षांश तक किधर चलेगा, साउथ में चलेगा। यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में भी इतने चलेगा 10 अक्षांश, और साउथ गोलार्ध में इतने चलेगा। दोनों गोलार्ध में 10-10 अक्षांशों पर क्या पाई जाती है, विषुवत रेखीय बायोम, ठीक है, या विषुवत वन्य बायोम पाई जाती है इस क्षेत्र में। इसके बाद में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा भी देखने को मिलती है। इसके उपरांत इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा भी देखने को मिलती है। इस प्रकार का प्रभाव ये हम मान के नहीं चल सकते हैं कि इस अक्षांश पर मिलेगी, लेकिन सबसे अधिक जब हम एवरेज निकालते हैं, औसतन एवरेज निकालते हैं, तो तब उस दृष्टि में 0 से 10 अक्षांश के मध्य ये हमें विषुवत रेखीय बायोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का पश्चिमी घाट और असम वाला क्षेत्र, और असम वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार की हमें बायोम देखने को मिलती है। इस प्रकार की हमें बायोम देखने को मिलती है। किस प्रकार की, विषुवत वन्य बायोम। तो इस क्षेत्र में हमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में हमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। आपने सुना भी होगा कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसी कारण ये क्या है, 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। इसी के कारण भारत का पश्चिमी घाट पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और वैसे ही असम के आसपास के क्षेत्र में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। इस कारण भारत के 2 क्षेत्र कौन कौन से बताए मैंने, असम और पश्चिमी घाट में विषुवत वन्य बायोम पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है भारत में विषुवत वन्य बायोम किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो असम और पश्चिमी घाट में। ये हुआ। इसके बाद में इसमें प्रमुख वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख क्या पाए जाते हैं, वृक्ष भी पाए जाते हैं। वे वृक्ष आपको अपनी कॉपी में लिख लेने, क्योंकि वृक्षों पे क्वेश्चन आते हैं। वृक्षों पे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो वृक्ष कौन कौन से होती है, वे अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने नोट्स में लिख रखे, मैं बता रहा हूं, आप लिख लो। सबसे पहले कौन से आएंगे, जैसे आपके
आबुनस रबर सिनकोना तार, आबुनस रबर सिनकोना तार, ठीक है। महोगनी और रोजवुड, इनमें महोगनी काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफे एग्जाम में आ चुका है कि महोगनी किस वन्य बायोम में वृक्ष पाया जाता है। तो महोगनी किस बायोम में पाया जाता है सबसे ज्यादा? विश्रुत वन्य बायोम में। किसमें पाया जाता है? विश्रुत वन्य बायोम में इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि विश्रुत वन्य क्षेत्र अन्य किस नदी बेसिनों में मिलते हैं, बेसिन भी होते हैं कुछ नदी बेसिन जो विश्रुत रेखा से अटैच रहते हैं, जैसे अमेजन का बेसिन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन का जो बेसिन है उसमें इस प्रकार के हमें बायोम देखने को मिलते हैं। वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में कांगो का बेसिन, उसमें भी हमें इस प्रकार के बायोम देखने को मिलती है। ब्राजील में सेल्वास घास जो है वो इसी बायोम का क्षेत्र है। वो किसका है? इसी बायोम का क्षेत्र कहा जाता है। तो सेल्वास होगा, कांगो बेसिन होगा, ठीक है। आपका इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन से वन्य बायोम देखने को मिलते हैं? क्लियर है? इसके उपरांत इतना देख लेना। आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस बायोम का क्षेत्रफल। बायोम का क्या क्षेत्रफल? एरिया लगभग 13%। लगभग कितने प्रतिशत है? 13% भूभाग में यह फैला हुआ है। लगभग कितने प्रतिशत में? 13% भूभाग में यह क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो इस क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा आपका अगर प्रभाव पड़ेगा तो मृदा की पोषकता पर पड़ेगा। मृदा के किस पर पड़ेगा? पोषकता पर पड़ेगा, क्योंकि इसमें उष्ण कटिबंधीय मृदा की अपेक्षा, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मृदा है उसकी अपेक्षा उपजाऊपन काफी कम होता है। उपजाऊपन क्या होता है? काफी कम होता है, ठीक है। तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये 13% किस पे? भूभाग पर फैला हुआ है। 13%। अगर क्वेश्चन आता है कि वन्य जीवों में कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? 13% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके बाद में आपका आता है मानसूनी वन्य बायोम। मानसूनी वन्य बायोम नाम से तात्पर्य होता है यानी कि जो वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां पर क्या होती है? वर्षा होती है, उस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कितने अक्षांश तक की बात करी थी? 0 से 10 अक्षांश तक की बात करी थी हमने। लेकिन ये क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? 10 से 30 अक्षांश के मध्य। यानी कितना अक्षांश होगा? अगर हम गोलार्ध में बात करें तो 0 डिग्री से कितने पर जाएंगे? 30 अक्षांश तक। और 30 अक्षांश तक उत्तरी में और 30 अक्षांश तक दक्षिणी गोलार्ध में हम चलते हैं। 30 अक्षांश तक लगभग कहां पर बैठेगा? अगर हम यथावत बात करें, अभी की बात करें प्रेजेंट की, तो आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो आसपास का क्षेत्र है, ये लगभग कितने अक्षांश पर स्थित है? उत्तर प्रदेश 30 अक्षांश पर। लगभग किस पर है? 30 अक्षांश पर स्थित है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अक्षांश हम देख लेते हैं मानसूनी वन्य बायोम। तो हमारे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो कह सकते हैं 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्र को मानसूनी वन्य जीवों के अंतर्गत लाया जाता है। मानसूनी वन्य जीव बायोम के अंतर्गत लाया जाता है, यानी कि जहां पर वर्षा कितनी होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है, वहां पर वन्य जीव बायोम आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है आपका,
इस प्रकार का जो क्षेत्र है भारत में, वो कहां पर देखने को मिलता है? पूर्वी घाट में। वो कहां पर देखने को मिलता है? आपका पूर्वी घाट के क्षेत्र में मिलता है। तो भारत में पूर्वी घाट का क्षेत्र होगा। उसी के उपरांत आपका जो वृक्ष वाला क्षेत्र होगा, यानी कि कौन कौन से वृक्ष इसमें मिलते हैं, वे भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। जैसे साल का वृक्ष, कौन सा है? साल का वृक्ष। जैसे साल का वृक्ष, साल का वृक्ष किसमें आता है? रेलवे स्लीपर। किसमें आता है? रेलवे स्लीपर में साल का वृक्ष देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्लीपर हमें बनाते हैं। उसके बाद में इसमें कौन सा आते हैं? जैसे शीशम। जैसे कौन सा आता है? शीशम, आम, नीम, आम, नीम, पीपल, बरगद, ये क्या है? इसी क्षेत्र के। ये क्या है? इसी क्षेत्र के बायोम में। अगर मैं इसके क्षेत्र के तापमान की बात करूं तो तापमान कितना होता है यहाँ का? यहाँ का तापमान कितना होता है? 27 सेल्सियस से लेकर 32 सेल्सियस तक। ये कितना है? ग्रीष्म काल का तापमान 27 सेल्सियस से लेकर 32 सेल्सियस तक। जबकि अगर मैं शरद काल की बात करूं तो उस टाइम पे कितना रहता है? उस टाइम पे रहता है 10 सेल्सियस से लेकर 27 सेल्सियस तक के मध्य। ये क्या है? एवरेज तापमान, एवरेज टेम्परेचर है। 27 सेल्सियस टू 32 सेल्सियस किस में रहता है? आपका ग्रीष्म काल में रहता है, यानी कि गर्मी में रहता है। और 10 सेल्सियस टू 27 सेल्सियस किस में रहता है? शरद काल में रहता है। शरद काल में यह तापमान रहता है। इतना हो गया। इसके बाद में इसके कुछ पॉइंट है, वे नोट कर लेना। इसके पॉइंट है, जैसे इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? मच्छर पाए जाते हैं। और उन मच्छरों के द्वारा इस क्षेत्र में मलेरिया नामक बीमारी काफी फैली है। इस कारण उसमें क्या फैली है? मलेरिया नामक बीमारी काफी मात्रा में फैली है। तो अगर क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र में मच्छरों का ज्यादा तादाद रहती है, तो 10 से 30 अक्षांश के मध्य, 10 से 30 अक्षांश के मध्य मच्छरों की ज्यादा तादाद पाई जाती है। और ये किस क्षेत्र में? मानसूनी वन्य बायोम वाला क्षेत्र होता है। ये कौन सा क्षेत्र है? मानसूनी वन्य बायोम वाला क्षेत्र है। इसके बाद में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन कौन से देश आते हैं? जैसे बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन, उत्तर पूर्वी भारत का मानसूनी वन, जैसे मेघालय का क्षेत्र, जैसे किसका लगता है? मेघालय का क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका रोम सागरीय बायोम। इसके बाद में आपका कौन सा आता है? रोम सागरीय बायोम। ये किस अक्षांश में पाया जाता है आपका? ये आपका 30 अक्षांश से लेकर 45 अक्षांश तक, 45 अक्षांश तक, इन 30 to 45 अक्षांश के मध्य क्या पाया जाता है? रोम सागरीय बायोम पाया जाता है। रोम सागरीय बायोम पाया जाता है। जब हम इस अक्षांश पे चलेंगे तो वर्षा का क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हमारा लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है भारत का, वर्षा क्या होती है? कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है। वैसे ही जैसलमेर में भी कम होती है। लेकिन हम क्या करें? अक्षांश की बात करें 30 अक्षांश से 45 अक्षांश के मध्य की, तो हमारा लेह लद्दाख में वर्षा कम होती है। वैसे ही आप किधर जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, उस क्षेत्र में भी क्या हो जाती है? वर्षा कम हो जाती है। यूरोप का क्षेत्र, यूरोप का क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र आगे पढ़ेंगे हम, साइबेरिया का क्षेत्र, लेकिन यूरोप का कुछ भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है
उसमें क्या पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती है, रूम सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। इस रूम सागरीय वनस्पति में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे ओक, एग्जाम में भी आया है, ओक एलम, सीडर। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है, तो सीडर, एलम वगैरह पर कंफ्यूजन बन जाता है कि क्या सीडर वृक्ष हो सकता है या एलम वृक्ष हो सकता है, तो इन्हें याद रखना है, ठीक है, ये कंफ्यूजन ही दूर करना है। तो सीडर, एलम और ओक नामक वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि प्राणी में जैसे दरियाई गधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। याद रखना, क्वेश्चन भी आया है कि दरियाई गधा निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका कंट्री में पाया जाता है। अगर कंट्री भी नहीं आती है तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक और याद रखना है ना, कंगारू। जो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है वो भी इस क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि 23 डिग्री अक्षांश किसे काट कर जाती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को काट कर जाती है, ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका टेंगा, यानी कोणधारी वृक्ष। टेंगा वनस्पति लगभग कितने पर रहती है, 45 अक्षांश से लेकर 70 अक्षांश तक, 45 टू 70 अक्षांश तक क्या पाया जाता है, आपका टेंगा वनस्पति वाला भाग पाया जाता है। इसमें बाल्टिक देश आ जाते हैं, जैसे लिथुआनिया, लाटविया, ये क्या बाल्टिक देश। फिर आपके फिनलैंड वगैरह, स्वीडन, ये किस में आ जाते हैं, ये भी इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र, ग्रीनलैंड द्वीप, साइबेरिया क्षेत्र, ये सारे क्या है, इसी के क्षेत्र है। इनमें प्रमुख वनस्पति पाई जाती है जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपने चीड़ के वृक्ष का नाम सुना होगा, चीड़ के वृक्ष भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि इनसे तात्पर्य सीधा से ये क्या है, जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो पहाड़ी वगैरह में अत्यधिक अपर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, उनमें तेल की मात्रा काफी बढ़ जाती है उन वृक्षों में, और वे वृक्ष आर्थिक दृष्टि पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी कटाई आजकल काफी मात्रा में वन्य क्षेत्र में चली हुई है, ठीक है, और इस क्षेत्र में बरखोशियांग, जहां पर लगभग -40 डिग्री तक सेल्सियस चला जाता है, साइबेरिया क्षेत्र वाला, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और तापमान लगभग क्या रहता है, माइनस में रहता है। लगभग बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें तापमान क्या रहता है, माइनस में रहता है। बहुत सारे नीदरलैंड के हो गए, स्वीडन के हो गए, फिनलैंड के हो गए, और रूस के बहुत सारे ऐसे बंदरगाह जो शरद काल में जम जाते हैं, यानी कि जहां से आयात निर्यात भी क्या हो जाता है, काफी मात्रा में बंद हो जाता है। तो ये वाले क्षेत्र इसी में पड़ते हैं। इसके वृक्ष लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं लिखवा रहा हूं। जैसे चीड़ मैंने बता दिया, जैसे देवदार के वृक्ष, अगर कोई आप में से शिमला गया होगा तो देवदार के वृक्ष आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग एक वृक्ष की कीमत कितनी रहती है, 3.5 लाख रुपए के लगभग रहती है। उसके बाद में आपके स्प्रोस यहां पर ही पाए जाते हैं, और इसमें सर्वाधिक क्या बताया था मैंने, आर्थिक महत्व है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण का याद रखना, शीतोष्ण वृक्ष भी है, वे लिख लेना अपनी कॉपी में। जैसे एल्डर और बर्च शीतोष्ण वृक्ष है, जो आपके साइबेरिया क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में प्रमुख वंश पाए जाते हैं आपके, जैसे पाइन, फर और लार्च। पाइन, फर ज्यादा याद रखना। इसके बाद में आपके मैंने देश बता दिए किन किन देशों में पाए जाते हैं, और अक्षांश मैंने आपको बता दिए। टेंगा वनस्पतियों में पेड़जोल, यानी कि जो साइबेरिया क्षेत्र है उसमें पेड़जोल नामक क्या पाई जाती है, मृदा भी पाई जाती है। तो ये क्या थे आपके
प्रमुख वन्य बायोम थे। ये क्या थे? प्रमुख वन्य बायोम थे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, वन्य बायोम से आगे जो आपके घासीय क्षेत्र है, जैसे सेलवास, लानोज, स्टेपी, इस प्रकार के जो घास के मैदान है वे पढ़ेंगे और वे कहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये आजकल एग्जाम में एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा आने लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आपकी जो नेक्स्ट दूसरी वीडियो आज की रहेगी वो रहेगी आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अधिक से अधिक घर पर पढ़े और जितना हो सके अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं। कल मैंने इस पर बात की थी, आज मैं कह रहा हूं कि टाइम टेबल जरूर बनाएं और अपनी पढ़ाई पे जरूर फोकस रखें। ठीक है, धन्यवाद।